और वहीं सरकार द्वारा बच्चों के प्राइवेट एडमिशन और फीस भुगतान को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिली। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने जो नई स्कीम लागू की है उसके स्कूल को नुकसान होगा और इन समस्याओं के लिए पुरानी स्कीम पर ही कार्य करना उचित होगा। देखिए क्या है पूरा मामला और क्या कहा कौशलेंद्र सिंह चौहान ने इस खास इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश में इस बार फिर से सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की अनिवार्यता फिर से लागू कर दी है और जिसका सीधा प्रभाव प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पड़ा है। आपको बता दें कि 25% अनिवार्यता जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन यदि ये बायोमेट्रिक लागू होती है तो इसका दुष्प्रभाव जो है प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर पड़ेगा। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री KS चौहान जी। चौहान जी, आपका स्वागत है स्वदेश 24/7 में। सर, हमें पहले ये बताइए कि बायोमेट्रिक प्रॉब्लम क्या है, क्यों इससे दिक्कतें प्राइवेट स्कूल्स को हो रही हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है? हम लोगों को RT के अंतर्गत 25% छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत स्कूल में प्रवेश देना होता है। उस प्रवेश की प्रक्रिया ये रहती है कि पालक ऑनलाइन आवेदन करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात BRC महोदय द्वारा उन आवेदनों की जांच की जाती है और उनको विद्यालयों में उन छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है। जब उन छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि की जाती है, विभाग द्वारा पुष्टि की जाती है, जिसके तहत हम लोग प्रवेश देते हैं। और प्रवेश देने के पश्चात हम उन छात्रों को अध्ययन कराते हैं विद्यालय में, जिसका रिम्बर्समेंट, जिसका फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान शासन द्वारा हमको किया जाता है। यह व्यवस्था है। लेकिन विगत वर्षों से देखा जा रहा है कि हम लोग पूरे वर्ष जब उन छात्रों को पढ़ाते हैं तो हमको RD का भुगतान 2-2, 3-3 वर्ष बाद होता है, जो कि गलत है। हमने इसके लिए भी शासन से मांगी थी, विभाग से मांगी थी कि यदि आप हमको 2 साल बाद और 3 साल बाद उसका भुगतान करते हो तो क्यों ना आप उसको राशि पर हमको ब्याज दो। भाई, आज के कोरोना काल में एक विद्यालय, जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, वो बहुत मुश्किल से अपने जीवन यापन कर पा रहे हैं, अपने विद्यालय को संचालित कर पा रहे हैं। उसके बाद भी उनको जो RD के तहत भुगतान होना, जो राशि प्राप्त होनी है, उस राशि को आप 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोगे तो वो तो बेचारा वैसे भी खत्म हो जाएगा, वो बैंक का ब्याज भी भर रहा है। तो हमने शासन से मांग की थी कि हमारी जो भी राशि लंबित है उस राशि पर प्रत्येक विद्यालय संचालक को आप ब्याज का भुगतान करो बैंक के हिसाब से। दूसरा, उन्होंने बायोमेट्रिक से क्या समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है? मेरा सवाल बायोमेट्रिक से समस्या ये है कि जब आपने प्रवेश की प्रक्रिया आपने अपने तहत पूरी की, आपने उन दस्तावेजों को जांच लिया, उन दस्तावेजों को जांचने के पश्चात आपने विद्यालय में प्रवेश कराया, फिर काहे की बायोमेट्रिक जो है, या तो आप ये कहें कि आपने उस समय उसकी सत्यता की पुष्टि सही तरीके से नहीं की। जब आपने उन छात्रों को प्रवेश विद्यालय में कराया, आज आप कह रहे हो कि प्रत्येक छात्र का आपको बायोमेट्रिक कराना होगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? इस समय कोरोना काल के दौरान छात्र जो पढ़ने आ रहे थे, कुछ छात्र बाहर चले गए, कुछ छुट्टियों पर चले गए गर्मी के कारण। अब आप कहेंगे कि इस अवधि के अंदर उन छात्रों का बायोमेट्रिक कराओ। भाई, बायोमेट्रिक का मतलब तो यह है कि जब छात्र विद्यालय आएगा तब उसका अंगूठा लगवाएंगे, जब जाकर वो ऑनलाइन दर्ज हो पाएगा। अब बहुत सारे विद्यालय हमारे छोटे स्तर के ऐसे चल रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर की व्यवस्था ही नहीं है, ऑनलाइन की व्यवस्था ही नहीं है। वो कैसे इस प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? और जब वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे तो निश्चित है कि उनका भुगतान भी नहीं हो पाएगा। चौहान साहब, ये जो समस्या है बायोमेट्रिक की, इसका समाधान क्या निकल सकता है? सरकार के सामने आप क्या इसकी समस्या के समाधान की चीज़ें रख सकते हैं? सरकार के सामने अगर सरकार को इसका समाधान निकालना है तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया के तहत अभी तक आप भुगतान कर रहे थे वह प्रक्रिया ठीक थी, उस प्रक्रिया के तहत आप भुगतान करो। आपको अगर हमसे कोई एफिडेविट लेना है, हम शपथ पत्र देते हैं कि साहब जो हम जानकारी दे रहे हैं पूरी तरह से सत्य है। अगर आपको लगता है कि उस पर किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी किसी ने दी है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, जो यह आपके हाथ में। लेकिन जबरदस्ती संचालकों को परेशान करना, उनका पैसा रोकना, उनका पैसा लेट देना और किसी न किसी प्रक्रिया के तहत उलझाना, लटकाना, अटकाना, ये सब ठीक नहीं है मेरे साथ। 100% आपका कहना ये है कि जो पहले प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया 100% सही थी। इसमें आपने अमेंडमेंट करके एक जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उनको प्रभावित किया है या परेशान किया है। इस नई जो प्रक्रिया है बायोमेट्रिक, उसे चेंज करके फिर से पुरानी प्रक्रिया को लागू किया, ये एक समाधान सरकार के सामने रखा जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस प्रक्रिया के तहत भुगतान अभी तक कर रहे थे आप उसी प्रक्रिया को कंटिन्यू करें। दूसरा हमारा कहना है कि जब आप छात्रों का प्रवेश विद्यालय में दिलवा रहे हो, आपको बायोमेट्रिक की याद 1 साल बाद 2 साल बाद क्यों आ रही है? जब छात्र 2 साल पढ़ लिए, विद्यालय में 1 साल पढ़ लिए, आप प्रवेश के समय ही बायोमेट्रिक करवा दो ना। जिस छात्र का बायोमेट्रिक के तहत विद्यालय में प्रवेश हो जाएगा वो पात्र होगा, जिसका बायोमेट्रिक के तहत विद्यालय में प्रवेश नहीं होगा वो अपात्र होगा, वहीं क्लियर हो जाएगा। जो आप वहीं बैरिकेड लगा दो। 1 साल बाद जब पेमेंट का समय आता है, 2 साल बाद पेमेंट का समय आता है, भुगतान का समय आता है, उस समय आप विभिन्न प्रक्रियाओं को लागू करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। चौहान साहब, मेरा एक और सवाल है, कहीं ये स्कॉलरशिप में जो आज की स्थिति में झोलमाल देखने को मिल रहा है या बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने यह प्रक्रिया अपनाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है? नहीं, छात्रवृत्ति के मामले में आपने कहा छात्रवृत्ति के मामले में कुछ घोलमाल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो मेरा मानना है, आप एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, विद्यालय केवल उसमें केवल और केवल पोस्टमैन का कार्य करते हैं। विद्यालय उन छात्रों को ऑनलाइन कर देते हैं। छात्रवृत्ति को स्वीकृत करने का काम, छात्रवृत्ति की जांच करने का काम यह संकुल का होता है। संकुल के बाद में जो भी संबंधित विभाग रहता है, जो छात्रवृत्ति जारी करता है, उनका काम होता है। विद्यालय ना तो छात्रवृत्ति को स्वीकृत करता है, ना ही छात्रों के खाते में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें विद्यालय दोषी कैसे हो सकता है? भाई ये तो आपकी खुद की व्यवस्था बनाई हुई है। जो अगर इसमें कहीं आपको लग रहा है कि गड़बड़ हुई है, गोलमाल है, तो इसका मतलब फिर आपकी संलिप्तता इसमें दिखाई देती है। विद्यालय तो उसमें कहीं से दोषी नहीं है। भाई हमारे यहाँ कोई छात्र पढ़ रहा है, हमने उसको पढ़ाया, उसने जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए, उन दस्तावेजों को हमने ऑनलाइन कर दिया। अब आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ है, आप उसकी जांच कर लो। जो है कोई ग्वालियर जिले में चौहान साहब कितने प्राइवेट स्कूल होंगे आज की स्थिति में जो इस बायोमेट्रिक की जो ये समस्या आ रही है या जो एक नई रणनीति सरकार ने लाई है, पद्धति लाई है, उससे ही प्रभावित हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि अगर जो व्यवस्था सरकार लेके आई है, इसके हिसाब से 90% विद्यालय ऐसे रहेंगे जिनका भुगतान नहीं हो पाएगा। 90 अप्रॉक्सीमेट कितने विद्यालय हो सकते हैं? लगभग मेरा मानना है कि 2700 विद्यालय हम मान के चलेंगे। 2700 विद्यालय अगर रन कर रहा है, अभी तो एकदम स्पष्ट आंकड़ा दे पाना इसलिए संभव नहीं है, एक लगभग टेंटेटिव अमाउंट, तो कम से कम 1500 से अधिक विद्यालय ऐसे होंगे जो इसमें प्रभावित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1500 विद्यालय जो है बायोमेट्रिक की जो पद्धति आई है, सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, उससे प्रभावित हो सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा जो है समाधान है, वो ये है कि आपकी जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको आप लागू करें और उस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें या एडमिशन करें। अब देखना ये होगा कि मीडिया में आने के बाद सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कदम उठाती है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगातार परेशान है। साथ ही बायोमेट्रिक प्रणाली को लेकर भी प्राइवेट एसोसिएशन ने अपना विरोध जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारे लगाए और स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के सामने अपनी परेशानी रखी। देखिए अवधेश शर्मा के साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल और मैं आपके साथ अवधेश शर्मा। शिक्षा विभाग द्वारा 2019 में कुछ गाइडलाइन जारी करी गई थी और उनका जो फॉलोअप है 2022 में लिया गया है, जिससे आज नाराज प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, या यूँ कहें कि उनके साथ जो एसोसिएशन है, वो आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। चाहे वो मान्यताओं की मांगे हों, चाहे वो आरडी के पैसे की मांगे हों, चाहे वो बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम हो। तो आइए हमारे साथ ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। हमें ये बताइए कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? 2019 में क्या एक नियम लाया गया था सरकार द्वारा और उसका 2022 में ही से क्यों फॉलोअप किया जा रहा है? 2023 में या 2021 में, 20 में क्यों नहीं किया गया? आरटी के एडमिशन नियमानुसार सब ऑनलाइन होते हैं। पेरेंट्स, अभिभावक ऑनलाइन जाते हैं, जो भी वहाँ से ऑनलाइन होते हैं। फिर लॉटरी के द्वारा एडमिशन होता है और लॉटरी गवर्नमेंट या डीओ कार्यालय से जारी होती है। और प्राइवेट स्कूलों को, हर स्कूल को अलग अलग बच्चा स्टूडेंट जाता है उस क्षेत्र वार्ड वाइज के अनुसार। वार्ड के अनुसार बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन के द्वारा डीओ ऑफिस से या डीपीसी के द्वारा उनको दिए जाते हैं। अब जो गाइडलाइन 2019 में बनाई गई थी, वो उस गाइडलाइन को 19 में बनाने के बजाय जो आज 2022। मेरा सवाल अभी भी वही है सर कि जो गाइडलाइन 2019 में लागू की गई थी या बनाई गई थी, उसको 2022 में ही क्यों लॉन्च किया गया? उससे पहले आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया, या विरोध किया तो उसका समाधान क्या नहीं? 2019 का पैसा जब 2022 में अभी तक नहीं मिला है और जब 2022 में पैसा मिलने के चांस आ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया अभी अधूरी है, पूरी नहीं हो पाई है शासन के द्वारा। अशासकीय स्कूलों ने अपनी सारी प्रक्रिया समय से पूरी कर दी है। अब जब 2022 में पैसा लेने की प्रक्रिया आ रही है, 2020 से पैसा लेने की प्रक्रिया आ रही है, तो उसमें बायोमेट्रिक का नियम लगाया जा रहा है, जो कि ये 2019 में लागू नहीं था। 2022 में
बायोमेट्रिक मेरा मानना यह है, मेरा मांग ये है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर ये मांग करता है, पूरे मध्य प्रदेश मांग की है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश श्री अजीत सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश से मांग की है, बहुत सारे ज़िलों से आह्वान किया है, इसका विरोध किया जाए कि जो हर साल की जो गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन के अनुसार उनका पालन किया जाने। 2019 की गाइडलाइन 19 को पालन हो, 2020 के लिए 20 की गाइडलाइन फॉलो हो। बायोमेट्रिक की व्यवस्था एडमिशन में जिस समय अगर बायोमेट्रिक के द्वारा एडमिशन किया जाए तो उसका भुगतान उसी तरह होना चाहिए। जब आपके द्वारा एडमिशन होता है, शासन के द्वारा एडमिशन होता है, उसका पूरा भौतिक सत्यापन होता है, पूरा वेरिफिकेशन होता है और इसके बाद भुगतान होता है, तब अनेक प्रकार की गाइडलाइन बना करके उनमें बाधाएं खड़ी की जाती हैं। इससे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहुत नाराज़ है और अपना विरोध दर्ज करता है। सर, आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी से भी आपकी मुलाकात हो गई है क्या? मिलने के लिए क्या कुछ बायोमेट्रिक के अलावा मुद्दे हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है कि आप जिला शिक्षा अधिकारी को बताएं, मुख्यमंत्री सीएम जो स्वयं शिवराज सिंह चौहान है उनको बताएं, तो उसका समाधान क्या हो सकता है? जैसा ये बता रहे हैं कि 2019 की जो गाइडलाइन है उसको 2020 में फॉलो किया गया, जब 22 में फॉलो किया गया, जब बिलिंग का समय आया तब ये नई एक कागज़ की प्रक्रिया लेके आगे कि आप इसको लागू कीजिए और इससे भुगतान में काफ़ी देरी हो, तो क्या कुछ इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? इसका समस्या का समाधान एक ही है कि जिस वर्ष जो है जो आईटी एक्ट बनाया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। इसमें 25% छात्रों का प्रवेश निःशुल्क प्राइवेट विद्यालय में कराया जाता है। जिस वर्ष एडमिशन जो है शासन देता है, उसकी पूरी प्रक्रिया मध्य शासन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी होती है। विधिवत स्कूलों का चयन, बच्चों का ऑनलाइन, उनका वेरिफिकेशन नोडल द्वारा करने के बाद जब पूरी तरह से शासन संतुष्ट हो जाता है तब विद्यालयों में प्रवेश दिए जाते हैं और गाइडलाइन बनाई जाती है। कोई भी गाइडलाइन प्रवेश के पहले बनाई जाए जो नियम है और उसको फॉलो कराया जाए। ये नहीं है जब हमने प्रवेश दे दिया और बच्चे अध्ययनरत हैं और जब भुगतान की बारी आई, जबकि नियम में ये है कि 17 तक उसका अनिवार्य भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन उसका भुगतान विगत कई सालों से नहीं हो पाया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी 19-20 का राज्य शासन ने पैसा डीपीसी को दे दिया है, लेकिन हमारे ग्वालियर में अभी भुगतान नहीं हुआ है। जब अगर 2020 में पेमेंट आ गया तो डीपीसी ने इस पैसे को क्यों रोक के रखा? जो डीपीसी महोदय से बात हुई उनके अनुसार क्या है कि जो नए डीपीसी आए हैं ग्वालियर, तो कुछ उनके सिग्नेचर जो मिसमैच की वजह 2 बार हुआ है। अभी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने ठीक है कि इस बार हो जाएगा, ये कुछ कारण है, टेक्निकल इशू रहा है, उन्होंने ये बताया। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को ही क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसकी शिकायत किससे की जाए? इसकी शिकायत होना तो मध्य प्रदेश शासन से होना चाहिए, मंत्री जी से होना चाहिए और प्रमुख सचिव से भी होना चाहिए। और इसके लिए हमारी प्रदेश कमेटी जो है, माननीय अजीत सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, वहाँ पे है जो प्रदेश की कमेटी है वो इसको फॉलो कर रही है। और हम लोग तो यहाँ तक भी एक और मांग कर रहे हैं कि अगर 22-23 का जिस तरीके से आईटीआई का पैसा है वो भी हमें 80% पहले मिल जाना चाहिए। एडवांस भुगतान एक बड़ी समस्या है लापरवाही अधिकारियों की। पैसा आपका सरकार ने भुगतान कर दिया, तो जो बीच में गैप हुआ है उसका खामियाजा कौन देगा? उसका खामियाजा तो जो गवर्नमेंट भुगतेगी और जो अधिकारी बैठे हैं इनकी लापरवाही की वजह से पैसा नहीं मिलता है, इनको पनिश होना चाहिए। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक बड़ी बात कही है कि जो अधिकारियों की लापरवाही से पैसा रोका गया है उनकी पनिशमेंट केवल और केवल अधिकारियों के ऊपर जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि मीडिया में पूरी बात आने के बाद सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। अपने सहयोगी विकास गुप्ता के साथ अवधेश शर्मा, ग्वालियर।